हेलो। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियो। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुल टोटल 7 चैप्टर हैं। ये सब फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी को। तो आज से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 16। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 16.1 पर पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद 16.2 पर पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन पढ़ना है। देन 16.3 पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड 16.4 डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुल मिला के इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो सबका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड है। तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स हैं, फूड में जो मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट्स हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब ये भी फूड में प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। और फूड एनर्जी प्रोवाइड कराता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ के लिए एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। द वाटर वी टेक इन एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाई अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फूड। और जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैं फूड में प्रेजेंट हैं वो हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली उनके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करेगी। तो इसमें क्या होगा? जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैं वो उनके स्मॉलर मॉलिक्यूल ओरिजिनल फॉर्म से स्मॉलर में टूट जाएंगे, उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनको जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैं इनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़कर मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। दिस प्रोसेस, और ये जो कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टिव मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़कर कन्वर्जन करने के प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स को तोड़कर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन। एंड इज कैरीड आउट बाई अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। और ये जो प्रोसेस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे किया जाता है? दोनों तरीके से, मतलब मैकेनिकली भी तोड़ा जाता है और बायोकेमिकली, मतलब केमिकल जो एंजाइम है वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको तोड़ने के लिए। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द फिगर 16.1 में जो इसका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है उसकी बात करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। 16.1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल 16.1.1 द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एंटीरियर ओपनिंग, जिसे माउथ कहा जाता है, द माउथ। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली, और ये पोस्टीरियरली कहाँ खुलती, ओपन होती जाके थ्रू द एनस, एनस के द्वारा ओपन होती जाके पोस्टीरियरली। एंटीरियर ओपनिंग माउथ है और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओवल कैविटी। और माउथ है कहाँ से कहाँ जाता है? बकल कैविटी या ओरल कैविटी से। द ओरल कैविटी है जो नंबर ऑफ टीथ। अगर ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, और अगर चाइल्ड की बात करते हैं तो 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ओरल कैविटी के पास नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट हैं एंड मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और हर एक, मतलब एक सिंगल टीथ के लिए, सिंगुलर टर्म के लिए टूथ टर्म यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए टीथ यूज किया जाता है।
तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में है टीथ एम्बेडेड मतलब धसा रहता है, जो कि फिगर 16.2 में दिया गया है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। तो जो टीथ है जॉ बोन में धसने के इस टाइप के अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। तो एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो इस टाइप के अटैचमेंट को कहा जाता है थिकोडोंट। मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं उसमें ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। बीइंग फॉर्म्स 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, तो इनकी पूरी लाइफ में 2 तरीके के टीथ के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। पहला सेट ए सेट ऑफ जिसके टेम्परेरी या मिल्क टीथ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ कहा जाता है, जो कि रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट या एडल्ट टीथ से। तो रिप्लेस बाई ए सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई टीथ की। तो दिस टाइप ऑफ, इसको अब 2 टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं, मतलब पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप को डेंटिशन के टाइप को क्या कहा जाता है? डाईफायोडोंट। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाईफायोडोंट, मतलब डाई मतलब 2, मतलब 2 बार टीथ निकलते हैं, इसलिए डाईफायोडोंट टर्म यूज किया गया। एन एडल्ट ह्यूमन, जो एडल्ट ह्यूमन है उसकी बात की जाए तो एडल्ट के पास 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। और ये 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ये कितने 4 टाइप के होते हैं। और इस टाइप ऑफ डेंटिशन को क्या कहा जाता है? हेट्रोडोंट, मतलब 4 टाइप ऑफ हेट्रोडोंट डेंटिशन। तो 4 टाइप के कौन कौन से? इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर, तो टीथ का अरेंजमेंट होता है ईच हाफ, हर एक आधा हाफ, मतलब हाफ आधा अपर जॉ और आधा लोअर जॉ इन द ऑर्डर। तो इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला विच इज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन इज 2/1/2/3 डिवाइडेड बाई 2/1/2/3। तो ये क्या है? अपर जॉ का आधा, हाफ ऑफ अपर जा, और नीचे वाला है हाफ ऑफ लोअर जा। लोअर जा का हाफ। तो अगर हम ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे। जैसे कि ये है 2/1/2/3 डिवाइडेड बाई 2/1/2/3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि हाफ जा का है, और टोटल नंबर ऑफ टीथ जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/4/2/4 डिवाइडेड बाई इतना ही ऊपर आ जाएगा 4/2/4/6। अब इसको काउंट कर लो, 4 + 2 कितना हो गया? 4 + 2 हो गया 6, 6 और 4 10, और 10 + 16 +6 मतलब 16। तो ऊपर कितना हो गया? अपर जॉ में कितने हो गए टोटल? 16, और लोअर जॉ में भी 16 है। तो ये क्या है? एडल्ट का डेंटल फार्मूला है। अगर हम इन्फेंट की डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो बच्चा है, बच्चे के मतलब सॉरी इन्फेंट नहीं, चाइल्ड के, चाइल्ड इन्फेंट का मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब होता है 0 से लेकर 12 मंथ तक बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। उसके बाद चाइल्ड कहा जाता है बच्चे को। तो चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। चाइल्ड का डेंटल फार्मूला 2102 डिवाइडेड बाई 2102, ये चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है। चाइल्ड में क्या एब्सेंट है? कौन से? प्री मोलर एब्सेंट है और थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से चाइल्ड में एब्सेंट है? प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। प्री मोलर तो एब्सेंट ही, और फिर थर्ड मोलर भी एब्सेंट है, जिसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो टीथ हैं 2 टाइप के होते हैं, टीथ की बात करते हैं। डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट, और दूसरा क्या है? मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट जो ऐसे टीथ जो लाइफ टाइम 2 बार निकलते हैं, वो कितने हैं? उसका फॉर्मूला है 2102 डिवाइडेड बाई 2102। ये जो मतलब चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है, वही कितने हैं? वही नंबर ऑफ डाईफायोडोंट टीथ हो गए।
और अगर मोनोफायोडांट की बात करते हैं तो वो बाकी जो बचे जो एब्सेंट हैं 210021 डिवाइडेड बाई 00, ये क्या है, मोनोफायोडांट का डेंटल फार्मूला है। मतलब ये जो वाले टीथ हैं, ये टीथ हैं सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार निकलते हैं, और जो डाईफायोडांट हैं वो कहते हैं ये लाइफ में 2 बार आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ। तो टीथ की हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है वो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ इनेमल, जो कि फूड को मेस्टिकेशन मतलब चिबलाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोरा ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो टंग है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होता है, किसके द्वारा, फ्रेनुलम के द्वारा। अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिली। तो जो टंग की अपर सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसको पैपिली कहा जाता है। सम ऑफ विच बियर टेस्ट वर्ड, और इसमें कुछ ऐसी पैपिली होती हैं जो टेस्ट वर्ड का फॉर्मेशन करती हैं। ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स। तो ओरल कैविटी कहाँ ओपन होती है, शॉर्ट फेरिंग्स में, जो कि शॉर्ट फेरिंग्स किसकी तरह काम करता है, सर्व एज कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। मतलब जो फेरिंग्स है, फेरिंग से एयर भी पास होती है और फूड भी पास होता है। द ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया। ओइसोफेगस को फूड पाइप कहा जाता है और ट्रेकिया को विंड पाइप कहा जाता है। तो ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो ये दोनों कहाँ ओपन होती हैं, फेरिंग्स में। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, और जो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस में फूड की एंट्री को रोकता है, क्योंकि जो ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग है विंड पाइप मतलब ट्रेकिया की ओपनिंग है। तो वहाँ पर फूड ना जा पाए, इसलिए वहाँ पे एक कवर होता है ढक्कन टाइप का, वो जाके ट्रेकिया में फूड ना जाए। कभी कभी चला जाता है तो जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। ड्यूरिंग स्लोइंग, मतलब जब खाना निकलते हैं उस टाइम ये क्या करता है, विंड पाइप को ढक देता है जिससे फूड विंड पाइप में ना जाए, मतलब ट्रेकिया में इंटर ना करे। द ओइसोफेगस इज ए थिन। ओइसोफेगस किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मतलब पतली होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, जो कि पोस्टीरियरली फैली होती है और नेक से पास होती है, नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। और कहाँ ओपन होती जाके, लीड्स टू ए जेड शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक में ओपन होती जाके। स्टमक कैसा है, जेड शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्टमक कहा जाता है। स्टमक ए मस्कुलर इंस्पिक्टर, एक मस्कुलर इंस्पिक्टर होता है गैस्ट्रो ओइसोफेगियल इंस्पिक्टर, जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू द स्टमक। तो स्टमक में ओइसोफेगस की एंट्री को, द ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल इंस्पिक्टर। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और जो स्टमक की पोजीशन क्या होती है, स्टमक की पोजीशन याद रखनी है, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, एब्डोमिनल कैविटी का अपर लेफ्ट पोर्शन, ये याद रखना, अपर लेफ्ट पोर्शन। हैज 4 मेजर पार्ट्स, और इसके स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला कार्डियक पोर्शन, जो कि पोर्शन इनटू विच, जिसमें ओइसोफेगस ओपन होती है। देन उसके बाद फंडिक रीजन, और थर्ड पार्ट बॉडी, जो कि मेन सेंट्रल पार्ट होता है स्टमक का। एंड फोर्थ पार्ट है पाइलोरिक पोर्शन, जो कि ओपन होता जाके, विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो पाइलोरिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता जाके। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जो पहला पार्ट होता है सी शेप्ड ड्यूडिनम, सी शेप्ड पार्ट ड्यूडिनम होता है, और लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जेजुनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। और जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है इलियम। याद रखना ये इलियम है, और एक इलियम, ये क्या है, इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और एक इलियम बोन होती है, वहाँ पे ये जो ई है उसकी स्पेलिंग ये होती है, आई आ जाता है, इलियम। ये इलियम क्या है, ये बोन है, पैल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है, पैल्विक रीजन। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो जो स्टमक की ओपनिंग है ड्यूडिनम में कौन गार्ड करता है,
पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड करता है। मतलब ये स्फिंक्टर क्या काम होता है कि बैक फ्लो, फूड का जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। जैसे कि एक बार अगर मान लो वहाँ पे जो पाइलोरिक ये इंस्पेक्टर प्रेजेंट था गैस्ट्रो एसोफेजियल, यहाँ पे ये एक बार अगर फूड मतलब स्टमक में एंट्री कर गया उसके बाद बैक फ्लो ना हो पाए, फिर उसके बाद अगली बार जो इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिर बैक फ्लो ना हो, उसके बैक फ्लो को रोकता है। इलियम, इलियम ओपन होती जाके ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम कहाँ ओपन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम के कितने पार्ट? इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन, रेक्टम। इलियम के भी 3 पार्ट होते हैं। सॉरी हाँ, इलियम ओपन होती, सॉरी इलियम नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। तो इलियम, सीकम, सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट है सीकम, फिर कॉलन, देन रेक्टम। तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम किस टाइप का स्ट्रक्चर है? जो ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है विच होस्ट, और इलियम में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। होस्ट मतलब जो होस्ट प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। और यहाँ पर एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये चीज़ें वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वो कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल, मतलब काम का नहीं है ये। अराइज फ्रॉम द सीकम, कहाँ से अराइज हुआ? सीकम से ही। द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन। तो सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में ओपन होती है कॉलन में। कॉलन डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट में। कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो पहला पार्ट है असेंडिंग कॉलन, एंड ट्रांसवर्स कॉलन, एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन, एंड ए सिग्मॉइड कॉलन। तो 4 पार्ट हो जाते हैं कॉलन के, सॉरी हाँ कॉलन के 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कॉलन। डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। और जो डिसेंडिंग पार्ट है कॉलन का लास्ट, सॉरी डिसेंडिंग पार्ट कॉलन का कहाँ पर ओपन होता है? वो रेक्टम में ओपन होता है। विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। उसके बाद में रेक्टम कहाँ ओपन हो जाता है? एनस के द्वारा बाहर ओपन हो जाता है। तो बात कर लेते हैं जो डायग्राम की। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम 16.1। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है ये माउथ है। माउथ, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद में फेरिंग्स। ओरल कैविटी कहाँ लीड करती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहाँ जाता है? देन फेरिंग्स से फूड की जो पाथवे है, फेरिंग्स के बाद में ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से फूड कहाँ जाता है? उसके बाद में ड्यूडिनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ड्यूडिनम के बाद में जेजुनम, जेजुनम के बाद में इलियम, इलियम के बाद में उसके बाद कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम। सीकम के बाद में फिर कॉलन में, कॉलन में असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन के बाद डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन के बाद सिग्माइड कॉलन, एंड देन रेक्टम, और ए बाहर चला जाता थ्रू द एनस। तो ये हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मतलब फूड का पाथवे क्या है, कहाँ कहाँ से फूड जाता है। और टीथ की बात कर लेते हैं। फिगर 6, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द जॉज ऑन वन साइड, एक साइड का, एंड द सॉकेट्स ऑफ द अदर साइड। तो ये क्या है? जो सामने वाले टीथ होते हैं वो इंसाइसर, देन साइड वाले कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड मोलर्स। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं। द बाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम पोजेजेज 4 लेयर्स। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो बाल है ओइसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे आउटर लेयर सिरोसा है, देन मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। और सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है और किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम क्या है? इपीथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, मतलब इंटरनल ऑर्गन की इपीथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। और जो मस्कुलरिस है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। यूजुअली मस्कुलरिस यूजुअली ऑरेंज किस फॉर्म में होती है? इनर सर्कुलर होते हैं और आउटर की तरफ लॉन्गिट्यूडनली होती है। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एंड ऑब्लिक मसल्स
मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, और कुछ कुछ रीजन पर एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। द सब म्यूकोजा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स। सब म्यूकोजल लेयर किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, इसके पास नर्व्स, जो मतलब नर्व में होती है, ब्लड्स, लिम्फ्स कहाँ प्रेजेंट होती है? नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इन ड्यूडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। तो ड्यूडिनम में है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, वो क्या है? म्यूकोसा। दिस लेयर्स फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड, और म्यूकोसा है वो इरेगुलर फोल्ड बनाती है जिनको रूगी कहा जाता है, रूगी इन द स्टमक। तो स्टमक में रूगी का फॉर्मेशन कौन करता है? म्यूकोसा। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड बिलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ बनाती है? जिन्हें बिलाई कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और रूगी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्टमक में। और ये क्या मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा के ही। द सेल्स लाइनिंग द बिलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। जो सेल लाइनिंग ऑफ बिलाई की जो प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसको माइक्रोबिलाई कहा जाता है, कॉल्ड माइक्रोबिलाई, गिविंग ए ब्रश वार्डर्स अपीयरेंस। और जो दिखाई कैसी देती हैं? ब्रश वार्डर की तरह। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। और जो माइक्रोबिलाई इनके जो मॉडिफिकेशन है वो क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। बिलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टिल्स। लार्ज लिम्फ वेसल्स को क्या कहा जाता है? लैक्टिल्स। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, और म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होती हैं। सेल्स विच सेक्रेट, जो म्यूकस सेक्रेट करने का काम करती हैं। जो और म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, और म्यूकोसा ग्लैंड्स बनाता है स्टमक में भी, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ बिलाई, और बिलाई के बीच में क्रिप्स का फॉर्मेशन करता है इंटेस्टाइन में, इसको क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन कहा जाता है। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो 4 लेयर हैं मॉडिफिकेशन शो करती हैं एलिमेंट्री मतलब कैनाल के अलग अलग पार्ट में। अब बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो ये तो डायग्राम स्टमक का, एनाटॉमिकल रीजन ऑफ स्टमक। तो स्टमक के जो ये डायग्राम याद रखना। ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस किस में ओपन होती है? कार्डियक पार्ट में, स्टमक के फर्स्ट पार्ट में, कार्डियक में ओपन होती है। फिर सेकेंड, ये क्या है? फर्स्ट पार्ट हो गया, स्टमक का पहला पार्ट है ये फंडस, सेकेंड पार्ट, फिर बॉडी थर्ड पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट क्या है? पाइलोरिक। और ये क्या है? सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम का सुपीरियर पोर्शन होता है, ड्यूडिनम में ओपन होता है पाइलोरिक पार्ट। अगले डायग्राम की बात करते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। तो गट का ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सिरोसा, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। देन मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में आउटर, इनर क्या है? सर्कुलर, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। देन सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा इनर मोस्ट, और ये क्या है? ल्यूमेन। ये जो डायग्राम दिया गया है, ए सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा शोइंग बिलाई। तो ये बिलाई हैं, और जो ये क्या है? लैक्टिल्स। लैक्टिल्स क्या कहते हैं? लार्ज लिम्फ वेसल्स को लैक्टिल कहा जाता है। एक कैपिलरीज हैं, आर्टरी, क्रिप्स एंड वेन। अब आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल के साथ में किसको इंक्लूड करता है? सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद में लीवर और पेनक्रियाज। ये सब क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। और जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। पहला है कैरोटिड,
जो कि चीक रीजन में गाल पे प्रेजेंट होती हैं, एंड दूसरा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो कि बिलो लोअर जा में प्रेजेंट होती हैं, एंड थर्ड जो पेयर है वो सबलिंगुअल बिलो द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल। कौन कौन सी ग्लैंड? सेलिब्री ग्लैंड पैरोटिड चीक रीजन में, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जॉ के नीचे, और सब लिंगुअल बिलो द टंग, ये सब वन पेयर प्रेजेंट होती हैं। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। तो ये तीनों मतलब जो तीन पेयर हैं ग्लैंड के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो सेक्रेशन है वो कहाँ रिलीज होता है? सेलेब्री जोस, वो बकल कैविटी के अंदर ही रिलीज होता है। अब बात करते हैं जो अगली ग्लैंड है, लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, वेइंग जिसका वेट 1.5 से लेकर 1.2 से लेकर 1.5 kg होता है। एडल्ट की बात की जाए तो इन एडल्ट ह्यूमन में इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, और जो इसकी पोजीशन कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो। एंड इसके दो लोब होते हैं, 2 लोब्स। तो लीवर में हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हेपेटिक लोब्यूल्स है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की। हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग, इसके पास हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू, और जो हेपेटिक लोब्यूल है वो किससे कवर होता है? थिन कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है, जिसको ग्लिसन कैप्सूल्स कहा जाता है। थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, जिसको ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। The bile secreted by hepatic cells passes through hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder। तो बाइल को सेक्रेट किया जाता है हेपेटिक सेल्स के द्वारा, और ये पास हो जाता है हेपेटिक डक्ट के द्वारा पास होते हुए, और इसको स्टोर कर लिया जाता है और कंसनट्रेट कर दिया जाता है कहाँ पे? गाल ब्लैडर के अंदर। स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन ए थिन मस्कुलर सैक जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर और कंसनट्रेट कर दिया जाता है। द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। उसके साथ में अलॉन्ग विद, मतलब गाल ब्लैडर की डक्ट और अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट। जो हेपेटिक डक्ट कहाँ से आती है? लीवर से, फ्रॉम द लीवर्स, और किसका फॉर्मेशन करती है? कॉमन बाइल डक्ट 16.6 में दिया गया है। द बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर, और बाइल डक्ट और पेनक्रियाज से एक डक्ट आती है, एक साथ ये ओपन होती हैं ड्यूडिनम में एज ए कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाई, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर होता है जिसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड, पेनक्रियाज जो अगली ग्लैंड है पेनक्रियाज कैसी है? कंपाउंड ग्लैंड है जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शन। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडिनम। इलोंगेटेड ऑर्गन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सी शेप्ड ड्यूडिनम के बीच में प्रेजेंट होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट्स एल्केलाइन पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है जिसके कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड एंडोक्राइन पोर्शन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ये तो बात हो गई पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज को स्वीट ब्रेड भी कहा जाता है, मीठी रोटी, स्वीट ब्रेड। डायग्राम दिया गया है, द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। तो ये गाल ब्लैडर है और ये डक्ट लीवर से आ रही है, डक्ट फ्रॉम लीवर। तो ये गाल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट, इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं, लीवर की डक्ट और गाल ब्लैडर की डक्ट दोनों कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और ये प्रेजेंट है पेनक्रियाज की डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या फॉर्मेशन करती हैं? हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन। और ये है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज? ड्यूडिनम के बीच में, सी शेप्ड ड्यूडिनम। अब आगे बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन अगला टॉपिक 16.2। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन का प्रोसेस है, दो प्रोसेस, मतलब मैकेनिकल से भी और केमिकल प्रोसेस से भी डाइजेशन होता है।
द बकल कैविटी परफॉर्म्स द टू मेजर फंक्शंस। तो बकल कैविटी का दो मेन काम होते हैं, क्या करना, खाने को चिबलाना, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing और निगलना। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सेलाइवा, टीथ और टंग है और सेलाइवा की हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड को चिबलाते हैं और मिक्स कर देते हैं विद मिक्स अप द फूड थ्रोली। म्यूकस इन सेलाइवा, और सेलाइवा में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो फूड को लुब्रिकेट कर देता है, इन लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और फूड को लुब्रिकेट करके चिपका देते हैं, एडरिंग द मेस्टिकेटेड, जो चिबलाया हुआ फूड है उसको मेस्टिकेट मतलब एडरिंग चिपका देता है फूड पार्टिकल्स को इनटू ए बोलस। तो ये अब जब चिपक जाता है फूड तो उसको बोल दिया जाता है बोलस, चिपके हुए फूड को। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, और बोलस कहाँ इंटर करता है, फेरिंग्स में, एंड फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस में, देन इनटू द ओइसोफेगस एंड बाय swallowing, निगलने के बाद, या swallowing, या इसको swallowing निगलने के प्रोसेस को डेग्लूटिशन भी कहा जाता है, साइंटिफिक बेसिस पर क्या बोला जाता है, डेग्लूटिशन। द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू ओइसोफेगस, और जो बोलस है फिर से पास होता है ओइसोफेगस के द्वारा बाई सक्सेसिव वेज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे बोलस है सक्सेसिव वेब्स के द्वारा पास होता जाता है पेरिस्टेल्सिस, जिसे क्या कहा जाता है, पेरिस्टेल्सिस। तो जो सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ओइसोफेगस में, इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस के द्वारा फूड है वो ओइसोफेगस से पास होता है। गैस्ट्रो ओइसोफेगियल इंस्फिंक्टर, जो कि इस स्टमक का फर्स्ट पार्ट और ओइसोफेगस के बीच में प्रेजेंट था, जो कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो ये स्टमक पे फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है। द सलाइवा सेक्रेट इनटू द ओरल कैविटी, और जो ओरल कैविटी में सलाइवा सेक्रेट किया गया था उसके पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड एंजाइम्स, एंजाइम सलीबरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, और डाइजेशन का जो केमिकल प्रोसेस है वो भी ओरल कैविटी से ही शुरुआत होती है, शुरू हो जाता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम के हाइड्रोलिटिक एक्शन से ओरल कैविटी में ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, केमिकल प्रोसेस, डाइजेशन का जो केमिकल प्रोसेस है। और ये काम कौन करता है, जो एंजाइम होता है वो है सलीबरी अमाइलेज। सलीबरी अमाइलेज क्या करता है, 30% स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम, मतलब सलीबरी अमाइलेज है वो 30% स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, 6.8 इंटू डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, और लाइसोजाइम सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है सलीबरी अमाइलेज। पीएच क्या है, 6.8, पीएच भी याद रखना है। तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो स्टमक की जो म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहली म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सेक्रेट करती हैं, एंड पेप्टिक आर चीफ सेल्स जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सेक्रेशन करती हैं, एंड जो थर्ड है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि एसीएल सेक्रेट करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करती हैं। जो फैक्टर किसके लिए इसेंशियल होते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। दही में प्रेजेंट होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, तो स्टमक है 4 से 5 घंटे फूड को स्टोर कर रखता है। द फूड मिक्सेस थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, और फूड है मिक्स होता है विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मोमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर बाल कॉल्ड काइम। तो अब यहाँ पे जो फूड है चर्निंग मूवमेंट के द्वारा मिक्सअप हो गया, अब फूड को क्या नाम दे दिया गया, काइम बोल दिया गया। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एन एक्सपोजर टू हाइड्रोलिटिक एसिड, तो जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था, अभी तक पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये HCl के मतलब कॉन्टेक्ट में आएगा, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिनोजन। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, तो ये क्या है, पेप्सिन
प्रोटीओलिटिक एंजाइम है स्टमक का। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। प्रोटीन को किस में पेप्सिन कन्वर्ट करता है? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या है? पार्सली हाइड्राइज मतलब पार्सली हाइड्रोलाइज्ड है पेप्टाइड्स। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेशन का काम कौन करता है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाई हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो है लुब्रिकेशन म्यूकस और बाइकार्बोनेट है, ये लुब्रिकेशन में रोल प्ले करते हैं और ये म्यूकोजल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से कंसनट्रेटेड HCl से। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH। HCl क्या है? एसिडिक pH प्रोवाइड करता है जिसका pH 1.8 मतलब मोर एसिडिक है। ऑप्टिमल फॉर पैप्सिन्स, जो कि पैप्सिन के लिए ऑप्टिमल है। रेनिन ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, रेनिन क्या है? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट के स्टमक में प्रेजेंट होता है, मतलब इस इन्फेंट का जो गैस्ट्रिक जूस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट किसे कहा जाता है? 0 से लेकर 12 मंथ तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, 0 to 12 मंथ। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, और स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कई टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, जनरेट होते हैं मस्कुलरिस के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मस्कुलरिस लेयर होती है उसके द्वारा। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग ऑफ द फूड विद वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट द डाइजेशन। ये जो मूवमेंट हैं मिक्सअप करने में, फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। विद द वेरियस सेक्रेशन मतलब कई टाइप के सेक्रेशन होते हैं इंटेस्टाइन में, और जिससे फूड क्या है? फूड को डाइजेशन में हेल्प कराता है, फैसिलिटेट कराता है। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सेक्रेशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेशंस हैं जो कि कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज थ्रू द हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल है, ये बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस हैं, कहाँ रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और रिलीज कहाँ से होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस और बाइल ये कहाँ से रिलीज होते हैं? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा रिलीज होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के पास इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लिएजेज। तो इसके पास 6 इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम। वो जो ट्रिप्सिनोजन है ये किसके द्वारा एक्टिव होता है? क्योंकि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिव होता है। एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो कि सेक्रेट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सेक्रेट करती है, सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। और उसके बाद और भी एंजाइम को एक्टिवेट करता है पैनक्रियाटिक जूस में। अब बाइल्स रिलीज इनटू द ड्यूडिनम कंटेंस बाइल पिगमेंट। जब बाइल रिलीज होता है ड्यूडिनम में, उसके पास बाइल पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन एंड बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है बाइल पिगमेंट में। मतलब बाइल जो रिलीज होता है ड्यूडिनम में, उसके पास क्या क्या बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड भी होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल हेल्प इन फैट को इमल्सीफाई करने में हेल्प करता है। बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसलीज। तो क्या होता है कि बाइल है फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है मिसलीज में। बाइल एक्टिवेट किसको करता है? लाइपेज को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेज। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सेक्रेट करती हैं, विच सेक्रेट म्यूकस। The secretion of the brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus.
ब्रश बॉर्डर सेल्स म्यूकोजा की ब्लड बॉर्डर सेल्स और उसके साथ में गॉबलेट सेल्स के सेक्रेशन एक कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस का फॉर्मेशन करती हैं, या जिसे सकस इंटेरिकस कहते हैं। दिस जूस कंटेंस ए वैरायटी ऑफ एंजाइम, और ये जो सकस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस है इसके पास कई टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइसेक्राइडेज मतलब माल्टेज एंजाइम जो कि माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। डाईपेप्टाइडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज एक्सेट्रा, ये सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंटेरिकस में। Mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। तो जो म्यूकस है उसके साथ along with bicarbonate मतलब म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट है फ्रॉम द पेनक्रियाज, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके साथ ही साथ में इसको एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है, pH 7.8 कर देता है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सब म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड भी हेल्प करती हैं इसमें, मतलब ये भी क्या करती हैं? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स पार्सली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। तो ये सब पेप्टोन्स क्या है? पार्सली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है इन द काइम reaching the intestine are acted by the proteolytic enzyme of the pancreatic juice as given below। तो ये देखो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज, इसको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डाईपेप्टाइड्स में। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पेनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसेकेराइड में। काइम में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में हाइड्रोलाइज्ड, किसके द्वारा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है डाइसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च को एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है डाइसेकेराइड्स में। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेज विद द हेल्प ऑफ बाइल। तो जो फैट है वो टूट जाता है, किसके द्वारा टूटता है? लाइपेज के द्वारा, बाइल की हेल्प से इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। फैट लाइपेज कन्वर्ट कर देता है फैट को डाई में, डाई से फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियेजेज इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियेजेज जो पेनक्रियाटिक जूस में है एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियेजेज कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। द एंजाइम इन द सकस इंटेरिकस एक्ट ऑन द इंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन। एंजाइम है सकस इंटेरिकस में कहाँ पे? एबव प्रोडक्ट पर इंडिकेट, मतलब इनके जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, मोनोग्लिसराइड, इनके प्रोडक्ट पर एक्ट करेंगे और क्या रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देंगे। दीज फाइनल स्टेप्स इन द डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये जो क्या करते हैं? डाईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइडेज एंजाइम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, डाइसेकेराइड है, डाई को मोनो में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज क्या है? डाइमर है किसका? माल्टोज क्या है? डाइमर ऑफ ग्लूकोज, डाइसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। लेक्टोज किसका? डाइसेकेराइड्स है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। तो लेक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज किसका? डाइसेकेराइड्स है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेजेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है? ड्यूडेनम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में होता है। ये जो भी रिएक्शन दी गई हैं ऊपर, यहाँ पर ये कहाँ होता है? सारे रिएक्शन ये ड्यूडेनम रीजन में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये चीज़ याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। वो जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं बनते हैं और इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जेजुनम में और इलियम रीजन में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड बचा है या अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, मतलब बेस्ट जो बचा है, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो हो जाता है वो यही हो जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। और द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है?
कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। सेक्रेशन ऑफ म्यूकस का सेक्रेशन करता है विच हेल्प इन एडरिंग द बेस्ट, वेस्ट को जो अनडाइजेस्टेड बचा है उसको चिपकाने में हेल्प करता है म्यूकस। पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेट इट फॉर इसी ईजी पासेज के लिए इसको लुब्रिकेट कर देता है। द अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को फिसीज कहा जाता है। इंटर्स इनटू द सीकम, और किसमें इंटर करता है, सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वाल्व। किसके द्वारा ओपन होता है, इलियोसिकल के वाल्व के द्वारा सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ओपन होता है। विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, जो इलियोसिकल वाल्व है ये बैक फ्लो रोकता है फीकल मैटर को, वापस ना जाए। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, मतलब डिफिकेशन तक इसको टेम्परली स्टोर कर लिया जाता है यहाँ पर। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, मतलब जो हमारे डिफरेंट अलग अलग पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। वो क्यों, अंडर किसके, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में रहते हैं फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेट, मतलब एक साथ काम कर सकें डिफरेंट पार्ट्स। द साइट, स्मेल एंड आर द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, मतलब साइट, स्मेल, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ सलाइवा के सेक्रेशन को। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल, तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन है वो भी स्टिमुलेट किसके द्वारा होते हैं, न्यूरल सिग्नल के द्वारा ही स्टिमुलेट हो जाते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म, तो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है डिफरेंट पार्ट के एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी किससे मॉडरेट होते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा, बोथ लोकल थ्रू CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स, हार्मोनल सेक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस का किसके द्वारा होता है, carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa. Calorific value of protein, carbohydrate and fat. The energy requirement of animals, the energy content of food, animals and energy content of food are expressed in terms of measure of the heat energy, तो उसको हीट एनर्जी के टर्म से एक्सप्रेस किया जाता है बिकॉज हीट इज अल्टीमेट, हीट क्या है, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी, सभी एनर्जी का जो अल्टीमेट फॉर्म क्या है, हीट है। दिस इज ऑफन मेजर टू ए कैलोरी, और इसका किस फॉर्म में मेजर किया जाता है, कैलोरी या जूल के फॉर्म में, विच इज़ द अमाउंट ऑफ कैलोरी या जूल, और जो क्या अमाउंट ऑफ हीट का, इतना अमाउंट जो रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो अमाउंट हीट का अमाउंट लगता है वही क्या होता है, कैलोरी और जूल। सिंस दिस वैल्यू इज टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो ये जो वैल्यू है एनर्जी की, ये बहुत कम वैल्यू है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो कॉमनली किलो कैलोरी यूज करते हैं, मतलब कैलोरी या जूल की जगह पर किलो कैलोरी या किलो जूल यूज करते हैं वैल्यू। 1 किलो कैलोरी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 किलो कैलोरी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रिफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल के फॉर्म में रिफर करते हैं, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम कैलोरी मैटर, एक क्लोज मेटल चैम्बर होता है जो कि ऑक्सीजन से भरा होता है, इट इज़ ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी बोला जाता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू, तो अगर कोई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कंबशन ऑफ कंप्लीट कंबशन से 1 ग्राम फूड के कंप्लीट कंबशन में किसमें, बॉम कैलोरीमीटर में, जो कि क्लोज मेटल चैम्बर होता है ऑक्सीजन से भरा हुआ, तो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। अगर बात करें एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, मतलब 1 ग्राम के फूड के कंबशन में जो एक्चुअल अमाउंट है एनर्जी का, वो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की क्या होती है, 4.1 किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की किलो कैलोरी, 5.65 किलो कैलोरी प्रोटीन की है, ये कौन सी वैल्यू है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, और फैट की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। जबकि अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और प्रोटीन की कितनी है, 4 किलो कैलोरी पर, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कैलोरी फिजियोलॉजिकल वैल्यू सेम है लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू सेम नहीं है, और फैट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। ये तो हो गई इस चैप्टर की। अब बात करते हैं इसके डिसऑर्डर की बात।
सॉरी ये भी डिसऑर्डर नहीं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ पे जो इंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो कहाँ से पास होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से ब्लड और लिम्फ में पास हो जाता है। दिस इज इट इज़ कैरीड आउट बाय द पैसिव। अब ये जो पास तीन तरीके से होता है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से इसका पैसेज होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड, अगर हम बात करें कुछ मतलब मोनोसेकेराइड का कुछ अमाउंट जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में लाइक क्लोराइड आयंस, इनको जनरली सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पासेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। सिंपल कंसंट्रेशन सॉरी सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। और सिंपल डिफ्यूजन से किसका होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स से कि क्लोराइड आयन, इनको सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। मतलब ये कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एनर्जी कैरियर मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है, तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बस यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की रिक्वायर होती है, कैरियर प्रोटीन्स। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरा जो टाइप है एक्टिव। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता, मतलब अगर हम अलोंग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अगेंस्ट मतलब लो से हाई की तरफ जाएगा, हैंस इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन के साथ साथ में एनर्जी की भी रिक्वायर होगी। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड का तीनों टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एक्टिव के द्वारा भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है, और इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बीइंग इनसॉल्युबल होते हैं, तो जो फैटी एसिड हैं और ग्लिसरॉल है इनसॉल्युबल होते हैं और ये एब्जॉर्ब नहीं होते, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड, तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। पहले इनको क्या किया जाता है, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट तोड़ दिया जाता है, जिसको मिसलीज कहते हैं, विच उसके बाद ये मूव कहाँ करते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मूव कर जाते हैं। फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मूव करने के बाद दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, इनको और छोटे प्रोटीन में तोड़ दिया जाता है। कोटेड फेट ग्लोब्यूल्स हैं जिनको काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं उनको लैक्टिल्स कहा जाता है इन द विलाई। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं रिलीज कर देते हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ब्लड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो जो सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में होता है, जैसे कि माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और बात करें जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंस गिवन टेबल 16.1 एंड समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में एब्जॉर्प्शन की समरी। सबसे पहले माउथ की बात करते हैं, तो माउथ में कुछ ड्रग्स हैं जो कि
कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोजा के कांटेक्ट में आती हैं, माउथ के म्यूकोजा के कांटेक्ट में आने के बाद लोअर साइड ऑफ टंग, तो इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। ये तो हो गई यहाँ पे ड्रग्स हैं जो कि माउथ की म्यूकोजा के कांटेक्ट में और लोअर साइड टंग की लोअर साइड के कांटेक्ट में आने से इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात करते हैं स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, कुछ सिंपल शुगर हैं, और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी किसमें होता है, स्टमक में। याद रखना अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर, और यहीं डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज, और यहीं पे डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड आर द एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सिर्फ वाटर का और कुछ मिनरल्स हैं एंड ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं, विच यूटिलाइज देम देयर एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। द डाइजेस्टिव वेस्ट, the digestive waste solidified into coherent feces in the rectum and initiate neural reflex causing of urge or desire for its removal। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट है सॉलिडिफाई हो जाता है, कोरेंट मतलब चिपक जाता है फिसीज के फॉर्म में रेक्टम में, और न्यूरल रिफ्लेक्स है उसको इनिशिएट करता है, जिससे क्या मतलब फील अर्ज फॉर या डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। द इंजेक्शन ऑफ फिसीज टू द आउटसाइड, इजेशन ऑफ फिसीज का जो इजेशन थ्रू द मतलब टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, इसको क्या कहा जाता है, डिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफिकेशन। इट्स वॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि इनवॉलेंट्री नहीं है कि कहीं भी कभी भी कंट्रोल में ही नहीं है, मतलब खुद के कंट्रोल में है। इट्स कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। लास्ट टॉपिक है 16.4। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू, मतलब जो सबसे कॉमन बीमारी है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस आर आल्सो काज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुक बर्म, पिन बर्म एक्सेट्रा। तो ये सब इन्फेक्शन इनसे सबसे हो सकते हैं इंटेस्टाइन में, टैप बर्म, राउंड बर्म, थ्रेड बर्म, हुक बर्म, पिन बर्म। सबसे जो कॉमन है जॉइंडिस। जॉइंडिस में क्या होता है, लीवर अफेक्टेड हो जाता है, स्किन और आइज कैसी हो जाती हैं, येलो हो जाती, क्योंकि यहाँ पर बाइल का डिपोजिशन हो जाता है, बाइल पिगमेंट का, डिपोजिट्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ये तो वॉमिटिंग का कारण हो गया। अब सॉरी जॉइंडिस का, अब वॉमिटिंग की बात करते हैं। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, मतलब स्टमक कंटेंट का इजेक्शन हो जाए माउथ के द्वारा, इसे वॉमिटिंग कहा जाता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन है कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेडुला में होता है वॉमिट सेंटर, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वॉमिटिंग। उसके बाद अगला जो डिसऑर्डर है वो डायरिया है। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज है, उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब एकदम ज़्यादा लिक्विड उसमें लिक्विड कंटेंट हो जाए। ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, रिड्यूसेस द वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर लॉस ज़्यादा होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन फिसीज आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन में बचा रह जाए, रुक जाए, एज द बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है। इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फिसीज है वो कॉलन रीजन में रिटेन बचा रह जाता है, जिससे क्या मतलब बाउल मूवमेंट है इरेगुलर हो जाता है। अगला जो लास्ट डिसऑर्डर है इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब भरा भरा सा महसूस हो रहा है एकदम। तो यहाँ पे फूड है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो गया, और इसके कारण क्या हो सकते हैं, द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, मतलब पर्याप्त मात्रा में एंजाइम का सेक्रेशन नहीं हो पाया, या फिर एंजाइटी हो, एंजाइटी के केस में हो सकता है इंडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, या फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर ज़्यादा खाना खा लिया उस केस में भी इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया उस केस में भी इंडाइजेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ जो माल न्यूट्रिशन है, पैम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी आर
वाइड स्प्रेड्स इन द मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री, मतलब जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर डेवलप कंट्री, जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। पैम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट। तो ये ड्रॉट मतलब सूखा के दौरान, जब एकदम सूखा हो जाता है उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। फेमाइन के टाइम या पॉलिटिकल टर्मोइल, दिस हैपेंस इन द बांग्लादेश, और ये कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में ड्यूरिंग द लिबरेशन बार, एंड इथोपिया ड्यूरिंग द सेवियर ड्रॉट्स इन मिड 18 मतलब 1850 1880 मिड 80s के आसपास। पेम अफेक्ट्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किसको अफेक्ट करता है? इन्फेंट को अफेक्ट करता है, चिल्ड्रेंस को टू प्रोड्यूस मैरस्मस एंड क्वाशरकोर जैसी डिजीज हो जाती हैं। बात करते हैं मैरस्मस सबसे बड़ी बात याद है कि ये मतलब इसको किस में होता है? ये इन्फेंट में, मतलब लेस देन 1 ईयर, जिस बच्चे की एज 1 साल से कम है उसमें होता है। और ये क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी एक साथ आ जाती है, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो मैरस्मस में क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के इन्फेंट में होता है, लेस देन 1 ईयर, 0 से 12 मंथ के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, और उसमें ये मैरस्मस की कंडीशन मिलती है, मतलब ये डिजीज हो सकती है। कब होगी? जब अगर उस बच्चे को एक साथ में मतलब डिफिशियंसी हो जाए प्रोटीन और कैलोरीज की। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन ये ईयर, मतलब 1 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको हो सकता है। कि कब होगा? इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू ईयरली, बहुत पहले ही अगर मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाए अदर फूड के द्वारा, विच इज़ पुअर इन बोथ क्योंकि कैसा हो? प्रोटीन और कैलोरी में बहुत मतलब बेकार हो, बहुत कम अमाउंट हो प्रोटीन और कैलोरी का। दिस ऑफन हैपन इफ, ये कब हो सकता है? कि मदर्स हैज सेकेंड प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी हो या चाइल्ड बर्थ हो जाए, व्हेन द जो ओल्डर बड़ा इन्फेंट है वो बहुत ज़्यादा टू यंग है, मतलब अभी छोटा ही है। इन मैरस्मस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर्स, और मैरस्मस में जो प्रोटीन डिफिशियंसी है वो क्या करता है? ग्रोथ और टिश्यू के रिप्लेसमेंट को गड़बड़ कर देता है, मतलब इम्पेयर्स कर देता है। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी में एक्सट्रीम इमेसिएशन हो जाता है, और लिम्स हैं वो पतले हो जाते हैं। थिनिंग ऑफ लिम्स, मतलब जो हाथ पैर हैं बहुत पतले हो जाते हैं। और स्किन कैसी हो जाती है? ड्राई, सूखी सूखी सी और पतली हो जाती है, रिंकल्ड, मतलब झुर्रियाँ आ जाती हैं स्किन में। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, और ग्रोथ रेट और बॉडी वेट है घट जाता है, कंसिडरेबली डिक्रीज कर जाता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, और इसमें क्या होता है? ग्रोथ ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं सही से होता है, मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, मतलब मेंटली भी गड़बड़ हो जाता है वो। क्वाशर कोर किस में होता है? पहले तो क्वाशर कोर एक से ज़्यादा, मतलब जो 1 साल से बड़ा बच्चा है, मतलब चाइल्ड में होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है। प्रोटीन डिफिशियंसी अनअकम्पनीड बाई कैलोरी डिफिशियंसी, मतलब सिर्फ ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी से क्वाशर कोर होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाई हाई कैलोरी, और ये कब होगा? मदर मिल्क को हाई कैलोरी वाली, मतलब हाई कैलोरी और लो प्रोटीन वाली डाइट दी जाए। इसमें कैलोरी तो हाई है, लेकिन इसीलिए कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं, सिर्फ प्रोटीन की जो लो अमाउंट हो। तो ऐसे बच्चे को क्या होगा? क्वाशरकोर की डिजीज हो जाएगा। इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज, मतलब 1 साल से बड़े वाले बच्चे को, जो 1 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको होगा। लाइक मैरस्मस, मतलब इसमें मैरस्मस की सब तरह क्वाशरकोर में क्या मतलब बास्टिंग ऑफ मसल्स, सूख जाती हैं, पतली हो जाती हैं, सूख जाना, और थिनिंग मतलब पतली हो जाना लिम्स। फेलुअर ऑफ ग्रोथ और ब्रेन का डेवलपमेंट फेल हो जाता है। बट अनलाइक मैरस्मस की तरह यहाँ पर सम फैट इज स्टिल, मतलब इसके अंदर कुछ, स्किन के अंदर कुछ फैट है वो जमा हो जाती है। मोर एवर एक्सेसिव एडमा, जिसपे सूजन सी महसूस होती है, एक्सेसिव एडमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स एज सीन, और बॉडी पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? फूले हुए, सूजे हुए, स्वेल हुए हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे।